चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का ये हमारा क्लास नंबर 4 है, यानी कि लेक्चर वीडियो कितना है हमारा, चौथा है। आज का तारीख 4/4/2026। देखिए, हमने पहले प्रश्नावली को कर लिया है ना। अब दूसरे प्रश्नावली में जितने भी जो थ्योरी है ना, यानी कि हमें क्या क्या सीखना है। तो अब हमने सीखना है, हमने सबसे पहले समुच्चय पढ़ लिए। समुच्चय में हमने क्या पढ़ा है, तो देखिए सबसे पहले हमने सेट पढ़ा। सेट हम उसको कहते हैं जो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, यानी कि सभी जगह वो क्या होने चाहिए, मान्य होने चाहिए, सर्वमान्य होने चाहिए। ठीक है। अब इसी सेट को हम दो तरीके से पढ़े हैं। एक तो हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ा, एक इसमें क्या पढ़ा है, हमें रोस्टर रूप देखा है। ठीक है। रोस्टर रूप को हम कुछ इस तरीके के करली ब्रेकेट के अंदर में दर्शाते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा है, सेट बिल्डर फॉर्म देखा है। दूसरा क्या है देखा है हमने, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखा है, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। इसमें हम कोई भी वर्ड ले लेते हैं एक्स, और एक्स को हम कुछ बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो देखिए, अब हमने सेट के तो दो तरीके से उसको निरूपण पढ़ा है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं सेट के प्रकार। ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, समुच्चय के प्रकार। चलिए देखिए, समुच्चय के प्रकार। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला जो टाइप है वो है रिक्त समुच्चय का। रिक्त समुच्चय। ठीक है। इसके इंग्लिश नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश जो नाम है ना, वो ज्यादातर एग्जाम में लिख दिया जाता है। ठीक है। तो देखिए, रिक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं। इम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है। या फिर इसको जीरो सेट भी बोला जाता है। इसी को नल सेट भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो देखिए, रिक्त समुच्चय हम किसे कहेंगे, तो ऐसा सेट जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव न हो। ठीक है। क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब देखिए, कोई भी अवयव नहीं है और इसे फाई से, फाई आप लोग जानते हैं, है ना। इसको फाई बोलते हैं। तो फाई से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, इसको हम किस रूप में दर्शाएंगे। मान लो कि एक ऐसा समुच्चय है फाई जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाई। अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैंने एक सेट ले लिया ए, इसमें मैं बोल रहा हूं कि एक्स और एक्स जो है वह एक्स स्क्वायर बराबर 4 है। ठीक है। जो या फिर जिसमें एक्स एक विषम संख्या है। एक्स एक क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए, मैंने एक विषम संख्या बोल दिया है एक्स को, लेकिन जब हम इसको हल करेंगे, चूंकि देखो एक्स स्क्वायर जो है इतना बराबर 4 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये +-2 होकर के बाहर निकलेगा अंडर रूट से, है ना। अब देखिए, +-2 जब बाहर निकल रहा है अंडर रूट से, तो यहाँ पर आपको कोई विषम संख्या दिख रहा है क्या, नहीं है, है ना। एक तो -2 है और एक +2 है, जो कि दोनों ही क्या है, विषम संख्या नहीं है। इसलिए हम ए को क्या कह सकते हैं, कोई भी विषम संख्या नहीं है। या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ए बराबर 5। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है। क्या हो जाएगा, हमारा
रिक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप को। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं ना। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है। तो दूसरा टाइप है हमारा एकल समुच्चय। क्या दिया हुआ है? एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय। अब नाम से ही पता चल रहा है एकल समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर में क्या हो? एक अवयव हो। ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्या नाम से हम जानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट, यानी कि इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इसे सिंगलटन सेट बोला जाता है। इसी को वन सेट भी बोला जाता है ना, या फिर वन पॉइंट सेट बोलते हैं, वन पॉइंट ऑफ सेट, या फिर एक और नाम दे देते हैं इसको यूनिट। यूनिट कहने का मतलब है इकाई से। ठीक है, तो यूनिट सेट भी बोला जाता है। तो ये तीन नाम है, सिंगलटन सेट, वन पॉइंट सेट और यूनिट। यूनिट मतलब भी वन होता है, वन पॉइंट बोल रहे हैं तो वन ही हो गया, और सिंगल मतलब कि एक हो गया। तो इस नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसकी बात बोल रहा है? ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक अवयव हो, है ना। चलिए देखो, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा सेट या ऐसा समुच्चय, है ना, ऐसा सेट जिसमें केवल एक अवयव हो, एक अवयव हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो देखो, ए बराबर मान लेते हैं कि एक्स कोई समुच्चय है, और एक्स जो है वह एक्स माइनस 3 बराबर 0, जिसमें एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसको हल करूंगा ए को, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? इसको जब मैं हल करूंगा तो चूंकि x माइनस 3 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसको उधर ले जाऊंगा तो x की कितनी वैल्यू मिली मुझे? 3, और 3 एक विषम संख्या है, मतलब कि एक समुच्चय बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो हमारा समुच्चय है उसके अंदर में क्या है? एक ही अवयव है, वो है 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव मिले। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तीसरा, चलिए देखिए तीसरा, तीसरा है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, या इसी को शांत भी बोला जाता है। चलिए देखिए, परिमित समुच्चय या शांत समुच्चय है ना, ये हमारा तीसरा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट कहने का अर्थ है ऐसा नंबर जिसे गिना जा सके, है ना, यानी कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, जिसके अवयवों को गिना जा सके। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय है जिसमें मानो कि विषम संख्या सॉरी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अगर मान लो कि ये 10 तक है तो हम इसको गिन सकते हैं, है ना। अगर इसी को मैं 50 तक ले लूं तो गिन सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं लास्ट टर्म्स को लिख देता हूं तो हम उसको गिन सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं गिन सकते तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो जिसे हम अगले टाइप में पढ़ेंगे। अगर हम उस समुच्चय को गिन सकते हैं, देखिए दूसरा समुच्चय मान लो कि विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, ये कहाँ तक चल रहा है? मैंने मान लिया कि ये जो है वह 59 तक चला, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, है ना। तो जिन
जिन सेट के अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन समुच्चय को हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय कहेंगे। यानी कि उसके लास्ट टर्म्स दिए रहते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म उसके दिए रहते हैं तो उसको हम गिन सकते हैं। अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो उसको नहीं गिन सकते, यानी कि वो हमारा अपरिमित में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहीं पर जो हमारा चौथा टाइप बनेगा वो अपरिमित समुच्चय का बन जाएगा। क्या बनेगा, अपरिमित समुच्चय का, ठीक है। तो अपरिमित समुच्चय क्या हो जाएगा, जिसे हम इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट। चलिए देखिए, अपरिमित हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। अगर इसी समुच्चय में जो फाइनाइट है उसमें जो लास्ट पद है ना, या लास्ट टर्म है, उसके मान न दिए हो, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमित। यानी कि यहाँ पर क्या है, ऐसा समुच्चय जिसे गिना ना जा सके, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना ना जा सके। गिना ना जा सके, ठीक है। देखिए ये अब बन गया हमारा, इसी को ले लेते हैं प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, 1 2 3 ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, पता ही नहीं है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसी प्रकार विषम संख्याओं का जो समुच्चय है उसे भी हम कहते हैं, जैसे कि 1 3 5 है ना, जो जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसका कोई लास्ट टर्म ही नहीं दिया गया है ना, तो इन समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चौथा टाइप है। अगले टाइप में चलते हैं। चलिए देखिए, अगला हम चलते हैं 5वें नंबर पर, ठीक है। 5वां है हमारा समान समुच्चय। समान या इसी को सम भी बोल दिया जाता है, ठीक है, समान समुच्चय। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि समान है समुच्चय। तो समान कैसे होगा समुच्चय, जब दो समुच्चय हो गए, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, इक्वल, इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल तो तब हम दिखा सकते हैं जब इसमें दो समुच्चय लेंगे, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो समुच्चय होंगे, तो ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव समान हो, है ना, और संख्या भी समान हो, और संख्या भी समान होंगे, होंगे। अब देखिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय है ए, जिसमें मैंने मान लिया कि 1 2 3 अवयव है, और एक समुच्चय मैंने मान लिया बी, जिसमें मैंने कहा कि 2 3 और 1, है ना। तो समुच्चय को केवल मैंने पलट दिया है, लेकिन अवयव तो दोनों के सेम सेम है। देखो एक इसमें भी है तो एक इसमें है, दो इसमें है तो दो इसमें भी है, तीन इसमें है तो तीन इसमें भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए ए और बी को हम क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं, यानी कि समान कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, समान सेट कहेंगे, ठीक है, इक्वल सेट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समान समुच्चय। अगला इसी का ही एक और होता है जिसे हम समतुल्य कहते हैं, समतुल्य। समतुल्य समुच्चय, देखो समतुल्य को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। अब देखिए समान समुच्चय में क्या था, इनके अवयव भी समान है ना, और दोनों दिखते भी सेम है, तभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, समान कह रहे हैं। लेकिन जो समतुल्य समुच्चय है, इसमें क्या होगा, ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होगी, जिसमें, जिनमें अवयवों की संख्या
समान होगी। ठीक है, यानी कि इसमें केवल अवयव की संख्या समान है। तो जैसे कि मैंने दो सेट ले लिया, एक सेट मैंने मान लिया कि 1 2 3 है, एक और सेट मैंने मान लिया बी जिसमें 1 2 और 3 के बजाय मैंने कह दिया 4, है ना। तो देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ए है, यानी कि समुच्चय ए में जो अवयवों की संख्या है, नंबर ऑफ सेट ए, वो कितने हैं? तो 1 2 3 यहाँ भी है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेट बी कितना है? तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या कह सकते हैं? एन ए बराबर है एन बी, है ना। लेकिन यहाँ पर ए जो है वो बराबर नहीं है बी का। ठीक है, यही कंडीशन है इन दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों केस होने चाहिए। एक पहला ये केस होना चाहिए इसको इक्विवेलेंट होने के लिए, और ये केस 2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ ए निकालते तो वो भी 3 है, और नंबर ऑफ बी निकालते वो भी 3 है। यानी कि यहाँ पर ए भी बराबर है और बी भी बराबर है। यहाँ पर ए बराबर नहीं है बी के, तो हम ऐसे समुच्चय ए और बी को हम क्या कहेंगे? ए और बी को क्या कहेंगे? समतुल्य कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इक्विवेलेंट सेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। ठीक है।